मान लीजिए 2024 में बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार कर लेती, लेकिन उस समय अगर कोई आपको बताता कि 2026 में बीजेपी बंगाल में 200 सीट पार कर लेगी तो कोई यकीन ना करता। लेकिन परसों तक जो असंभव था वो संभव हो गया जब 4 मई को बीजेपी ने 294 सीटों वाला बंगाल असेंबली में 206 सीटें जीत ली। टीएमसी 80 सीटों तक सीमित रह गया। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से 15,000 वोट से हार गई। उनके 20 कैबिनेट मिनिस्टर भी चुनाव हार गए। लेकिन हार में भी ममता बनर्जी ने नया मोर्चा खोल दिया है। यह दावा किया है कि चुनाव में 100 सीटें बीजेपी ने चोरी से जीती हैं। It's an immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally loot. नतीजे आने के बाद दूसरे विपक्षी नेतागण भी हरकत में आ जाते हैं, ममता बनर्जी को सपोर्ट करने लगते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा बिल्कुल सही बात है, 100 सीटों की तो वोट चोरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि भाई जो बीजेपी ने अपने पीक वेव में भी, जब मोदी एकदम अप पे थे, तब दिल्ली और बंगाल ना जीत पाए, अब वो बंगाल को इतनी बड़ी तरीके से कैसे जीत लेते हैं जब मोदी की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। अखिलेश ने कहा कि जो प्रयोग बीजेपी सरकार ने यूपी के कन्नौज में किया था सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करके, अब वो पूरे बंगाल में किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे चुनाव में सबसे विवादास्पद मुद्दा रहा है बंगाल में आनन फानन में एसआईआर करवाना, जिससे लाखों जेन्युइन वोटर्स का नाम कट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गुहार सुनने से मना कर दिया। 27 लाख वोटर्स को अंडर एडजुडिकेशन की कैटेगरी में डाल दिया। यह बताया गया कि नागरिक तो आप हैं देश के, लेकिन वोट नहीं कर सकते हो, कम से कम इस बार एडजस्ट कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसी हालत बनती है कि चुनाव में विक्ट्री मार्जिन से वोटर डिलीशन की जो संख्या है कई गुना ज्यादा हो जाती है, उस सिचुएशन पर वो कुछ करेंगे, दे विल अप्लाई देयर माइंड। तो क्या इसका यह मतलब है कि अब चामदानी में सुप्रीम कोर्ट फिर से चुनाव करवाएगी? क्योंकि विनिंग मार्जिन तो वहां 3,000 वोट्स का है, बीजेपी के दिलीप सिंह वहां चुनाव जीतते हैं, लेकिन 7,600 वोट की छटाई हुई थी इसी कंस्टिट्यूएंसी में। या फिर यह दलील दी जाएगी कि अरे अरे इससे कुछ नहीं होता है, टीएमसी भी ऐसे बहुत जगह जीती है जहां छटाई हुई है, जैसे शमशेरगंज, विनिंग मार्जिन 7,500 वोट, लेकिन वोटर डिलीशन 74,000। तो क्या ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन को चुनौती दे सकती हैं कि यह इलेक्शन टीएमसी हारी नहीं, यह चुराई गई है उससे? क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना कर सकती है? और क्या ममता बनर्जी सही में कह रही है जो बात, उसमें लॉजिक है कि आज जो बंगाल में हुआ है यह कल पूरे भारत के साथ इसी को रिपीट किया जाएगा? बंगाल इलेक्शन का जो डिबेट है काफी इमोशनल तो है, लेकिन अगर आपको उसे समझना है, सत्य को जानना है, तो आंकड़ों का सहारा लेना होगा। आंकड़े अब हमारे सामने आ रहे हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं। क्या एसआईआर एकलौता या सबसे बड़ा कारण था बीजेपी के बंगाल विक्ट्री के पीछे, या फिर हिंदू वोट कंसोलिडेशन ने ममता बनर्जी के राज को खत्म करने में एक बड़ा रोल प्ले किया? मुस्लिम वोटर क्या टीएमसी के साथ रहा या वो भी किसी और तरफ रुख कर गया? एसआईआर के अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट की वोट की बात करें, अर्बन रूरल वोटर्स की बात करें, वो किस तरफ गए? और दीदी की कोर वुमेन वोटर का क्या हुआ? अगर बंगाल में जबरदस्त मैंडेट को समझना है, एसआईआर के इंपैक्ट को परखना है, तो यह पूरा मैथ्स आपको जानना होगा। क्योंकि बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी को एक फॉर्मूला जरूर मिल गया है कि कठिन से कठिन चुनाव को कैसे जीता जाए। जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था अपने एपिसोड में, यह कोई साधारण असेंबली इलेक्शन हमने नहीं देखा है। इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं हमारे देश के रीजनल पार्टीज और 2029 लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़े तरीके से यह प्रभावित करेंगे, ये वाले असेंबली इलेक्शंस। अब बीजेपी टीएमसी को कांटे की टक्कर देने वाला था, यह तो सबको मालूम था, लेकिन 200 पार। बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। किसी भी एग्जिट पोल ने 206 का आंकड़ा बीजेपी को नहीं दिया था। फिर 4 मई को जोर का झटका लगता है टीएमसी को। अब जैसे बंगाल इलेक्शन में हुआ वैसे ही रियल लाइफ में भी हो सकता है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि राजनीति हो या जीवन, जब जिंदगी में यू टर्न आता है तब एक पल में सब कुछ बदल जाता है। तब इंसान केवल अपनी तैयारियों के सहारे ही बच सकता है। बंगाल की पब्लिक ने तो गवर्नमेंट चलाने के लिए अपनी पार्टी चुन ली है, पर क्या आपने अपने परिवार के फ्यूचर की तैयारी की है? क्योंकि आपके घर में आप ही वो इररिप्लेसेबल लीडर हो जो ना सिर्फ आज बल्कि पूरे जीवन के लिए उनकी सिक्योरिटी और सुविधा
की जिम्मेदारी निभाते हैं, और यह जिम्मेदारी अधूरी ना रह जाए इसकी तैयारी करनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज मामूली सी बीमारी होने पर भी अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, जहां एक दिन का हॉस्पिटल का खर्चा भी लाखों तक पहुंच सकता है। और अनफॉर्चुनेटली कोई अनहोनी हो गई तो आपका परिवार दर दर भटकने पर मजबूर भी हो सकता है। यही कारण है कि आज हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना हर इंसान की जरूरत बन चुका है। सिर्फ 400 से 500 रुपए प्रति माह में आप अपने लिए टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। यह ना सिर्फ आपके पैसे बचाता है जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो, लेकिन आपके परिवार को करोड़ों तक का कवरेज भी दिला सकता है, उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। अगर आप भी अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और आज ही हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लीजिए। ऑनलाइन परचेस करोगे तो 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो जिंदगी के झटकों से बचिए, बी फुल्ली इंश्योर्ड। अब देखिए, इस बात का कोई क्लियर सबूत तो है नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर सोच समझकर एक ऐसा एसआईआर बनाया जिससे बीजेपी को एडवांटेज मिले। लेकिन जिनको क्रोनोलॉजी समझ में आती है वो तो साफ साफ देख चुके हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, जो हुआ वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ। और अगर इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का बर्ताव रहा तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम चाइना के बगल में अपने आप को पाएंगे। एसआईआर का इंपैक्ट हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ, इसको जानने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जिस टाइमलाइन में बिना सेफगार्ड्स के, जिस आनंद फानंद में एसआईआर को करवाया गया, वो डेमोक्रेसी के नाम पर धब्बा था। अब इस बात के भी आंकड़े हमारे पास साफ साफ आ रहे हैं कि एसआईआर का फोकस कहां रहा, कहां ज्यादा, कहां कम, किसको देखकर ज्यादा किया गया। एसआईआर को करवाने वाला जो एल्गोरिथम भी था वो कैसे कॉमेडी शो था, यह भी साबित हो चुका है, जिसके वजह से भतेरे गलत नाम भी कट गए, जैसे कि फरक्का से मोहताब शेख। ये तो चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट थे, लेकिन एसआईआर ने तो इनका नाम ही काट दिया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि मेरे साथ इतना बड़ा गलत काम हो रहा है, मैं तो चुनाव लड़ने वाला था। आखिरी दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दी, फिर ये चुनाव लड़े, जीत भी गए। लेकिन 27 लाख और लोग, उनकी गुहार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। लेकिन जितनी बर्बरता से एसआईआर को बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में लगाया गया, उसी इलेक्शन कमीशन ने आसाम में ऐसा कोई मास डिलीशन नहीं किया। अब यह हो सकता है कोइंसिडेंस है कि यह सिर्फ इकलौता ऐसा स्टेट था जहां बीजेपी की सरकार थी, तो इलेक्शन कमीशन ने अलग रवैया वहां अपनाया। बंगाल में यह खबर भी आई कि इलेक्शन कमीशन ने 7 लाख नए वोटर्स को इलेक्टोरल रोल्स में शामिल किया चुनाव से कुछ दिन पहले, और यह किया गया फॉर्म 6 एप्लीकेशन द्वारा। लेकिन ईसी ने इन नए वोटर्स की कोई डिटेल्स रिलीज नहीं की, एज, जेंडर, फर्स्ट टाइम वोटर है या नहीं, कुछ नहीं। 6 lakh votes were added in Bengal after the final list had been published, after which technically you cannot have any addition. And no one has the faintest idea where those 6 lakh votes came from. No one can tell you how exactly they were added. तो इस बात पर डिबेट नहीं है कि प्लेइंग फील्ड बिल्कुल फेयर था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था बंगाल में। मेरे ख्याल से इस पर तो कोई भी दावा नहीं कर सकता है प्लेइंग फील्ड फेयर नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं था। सवाल यह आता है कि इस अनफेयर, अनट्रांसपेरेंट फील्ड में कितना इंपैक्ट पड़ा, बीजेपी को कितनी बढ़ोतरी मिली। अब बीजेपी की जो 206 सीट्स का जो विक्ट्री है, क्या यह अनफेयर सिस्टम इसे एक्सप्लेन कर सकता है? क्योंकि अगर आप आंकड़े देखो तो आपको उतने सीट्स नहीं मिलेंगे जहां बीजेपी की विनिंग मार्जिन जो है उससे ज्यादा वोटर डिलीशंस हैं। ऐसे सीट आपको इतने नहीं मिलेंगे जो 206 का आंकड़ा आपको समझा दे। तो एसआईआर के बगैर उसके अलावा भी कुछ था। लेकिन यह बात भी सच है एट द सेम टाइम कि एसआईआर के जरिए वोटर डिलीशन उन कंस्टिट्यूएंसीज पर फोकस किया गया था, ध्यान दिया गया था जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। इससे बीजेपी को बेनिफिट जरूर मिला है। मुर्शिदाबाद में, उत्तर दिनाजपुर में, मालदा, नोदिया, पूर्व बर्धमान, साउथ 24 परगना, शायद एसआईआर का सबसे चिंताजनक एंगल यही है, उसका स्ट्रेटेजिक रूप से माइनॉरिटी हैवी, क्लोजली कंटेस्टेड कंस्टिट्यूएंसीज में इस्तेमाल करना। जैसे फॉर एग्जांपल जोंगीपुर में बीजेपी का विनिंग मार्जिन 10,500 के आसपास, वोटर डिलीशन जो हुआ दैट वाज 36,000। कोरंदिगी में बीजेपी का विनिंग मार्जिन करीबन 20,000 वोटर, डिलीशन 31,000। लेकिन एसआईआर के बदौलत अगर बीजेपी को कुछ सीट्स मिली भी, तब भी इतने बड़े स्वीप को यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि टीएमसी की हार भी बहुत जगह वैसी हुई है और आंकड़े यह बयां करते हैं। इसको समझते हैं। 2011, 2016, 2021 में टीएमसी और एलाइज ने 227
211 एंड 216 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल की थी। इनमें से तीनों इलेक्शंस में अगर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड जानना चाहते हैं, मैंने तीनों बार जब टीएमसी जीतती है तो 124 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज थी जहां टीएमसी और उनके एलाइज बार बार जीतते हैं, तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। लेकिन 2026 में टीएमसी और उनके एलाइज इन 124 में से 78 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स खो देते हैं, भारी लॉस होता है, और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर के एरियाज में सिर्फ 34 सीट जीत पाती हैं, माने एक्सपैंड नहीं कर पाती हैं अपना इन्फ्लुएंस। अब इसी पैमाने पर हम बीजेपी को लेते हैं, 2019, 2021 और 2024 लोकसभा को हम लेते हैं असेंबली लेवल पर, तो पार्टी यहां जीतती है 121, 77 एंड 19 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड अगर आप देखें जहां तीनों चुनाव जीते गए हैं, 54 का आंकड़ा आता है। अब आप आ जाते हैं इस चुनाव में 2026 में, बीजेपी इन सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को 54 के 54 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को जीतती है और बाहर के 65 सीट्स और भी जीत जाती है, तो अपनी जो पकड़ है वो और भी एक्सपैंड करती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और आंकड़े दोनों ये दिखाते हैं कि बीजेपी ने 5.5 मिलियन के आसपास से ज्यादा वोट्स, माने वोट्स में इजाफा किया, और टीएमसी ने सिर्फ 1.7 मिलियन वोट्स की बढ़ोतरी दर्ज की कंपेयर टू 2024। बीजेपी को एसआईआर के साथ साथ नए वोटर्स का फायदा मिला, लेकिन अगर सिर्फ एसआईआर की बात की जाए तो 20 ऐसे सीट्स भी हम देख सकते हैं जहां सबसे ज्यादा डिलीशंस हुई हैं। तो बाय लॉजिक तो बीजेपी को सबसे ज्यादा यहां जीतना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा डिलीशन के सीट्स में आंकड़े दिखा रहे हैं कि 13 सीट्स टीएमसी ने जीते, 1 कांग्रेस ने जीता, बीजेपी ने 6 सीट्स जीती। तो एसआईआर एक कारण हो सकता है, कुछ सीट्स में कारण हो सकता है, उसको करवाने के पीछे मंशा गलत हो सकती है, उसे करवाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसका इंपैक्ट यह बताता है कि बंगाल में कुछ और भी हुआ था। 27 लाख वोटर्स के वोट्स को अपना हक तो मिलना होगा, उसकी लड़ाई जारी रहनी होगी, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि बंगाल में और क्या बदला। जो आंकड़े बयां कर रहे हैं, जो देखना चाहते हैं वो इसे देखेंगे। उन कंस्टिट्यूएंसीज में जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन 30% से ज्यादा है, वहां टीएमसी की पकड़ ट्रेडिशनली ज्यादा मानी जाती है। इस बार भी ऐसे असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में टीएमसी ने 56 सीट्स जीती, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने भी ऐसे 18 माइनॉरिटी हैवी कंस्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल की है, जैसे मुर्शिदाबाद, नोदिया, पूर्व बर्धमान, मालदा, साउथ 24 परगनाज। ये बहुत बड़ी बात है, और गौर करने की बात यह भी है कि यहां कई जगहों पर बीजेपी का जो विनिंग मार्जिन है डिलीटेड वोटर्स की संख्या से कम थी, लेकिन टीएमसी का खराब परफॉर्मेंस एसआईआर से जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 32 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज भी हैं जहां मुस्लिम इलेक्टोरेट 50% या उससे ज्यादा भी है। यहां वोटिंग बढ़ी है, 7.6% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी, लेकिन टीएमसी का वोट शेयर 16% गिरा। 2021 में टीएमसी ने 32 की 32 ऐसी सीट जीती थी, इस बार सिर्फ 23 सीट जीत पाई। माने मुस्लिम वोट खुद स्प्लिट होकर लेफ्ट, इंडियन सेक्युलर फ्रंट और कांग्रेस के बीच में बट गई। वोटिंग पैटर्न ये दिखा रही है कि कैसे बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट के हिंदू वोट्स को अपने पास कर लिया, और कैसे टीएमसी के मुस्लिम वोट्स कांग्रेस और लेफ्ट के पास चले गए। टीएमसी के जबरदस्त लॉस को अगर आपको समझना होगा तो बीजेपी को ही नहीं, इस बात को भी देखना होगा कि कैसे बीजेपी, एंटी बीजेपी वोट का फ्रेगमेंटेशन हुआ लेफ्ट, आईएसएफ और कांग्रेस के वजह से। तो टीएमसी को वोटर डिलीशन के लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी, लेकिन आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि टीएमसी खुद की जो अश्योर्ड माइनॉरिटी वोट बेस थी उसको भी देखना पड़ेगा। मुस्लिम वोट ममता को क्यों नहीं गया, बट क्यों गया, इसके भी कई कारण हैं। एक तो एसआईआर को लेकर भी गुस्सा है, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर ही नहीं, टीएमसी पर भी गुस्सा है, क्योंकि टीएमसी उन्हें समय से बचा नहीं पाई। नंबर 2, गवर्नेंस फेलियर भी कहीं ना कहीं है। इसका एक छोटा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, बंगाल की अगर आप पुलिस फोर्स की बात करें तो उसमें मुस्लिम सिर्फ 4.5% आपको दिखेंगे, जो कि 2011 के आंकड़ा, मतलब 5% से भी बहुत कम है, ऑल्दो 27% पॉपुलेशन मुस्लिम है। नंबर 3, टीएमसी बात तो मुस्लिम वेलफेयर की बहुत कर चुकी है, लेकिन डेटा दिखाता है कि एक डेवलपमेंट डिप्रिवेशन है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई जॉब क्रिएशन 15 सालों से देखा नहीं गया है। कहीं ना कहीं टीएमसी ने सोचा कि मुस्लिम लॉयल्टी उसके लिए अनकंडीशनल है, ये तो हमारे साथ ही है। इस इलेक्शन ने साबित कर दिया ऐसा नहीं है।
जैसे जैसे वोटर डेटा बाहर आ रहा है, यह बात भी साफ हो रही है कि बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों से बंगाल में कितनी बारीकी से काम किया था, फोकस तरीके से काम किया था। शेड्यूल कास्ट डेटा को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि उन कंस्टिट्यूएंसीज में जहां शेड्यूल कास्ट की संख्या 30% से ज्यादा है, वहां बीजेपी 83% सीट्स जीतती है, माने 72 सीट्स, और टीएमसी सिर्फ 17% यानी 15 सीट जीत पाती है। अगर आप इसको विपरीत कर दो, उन सीट्स में जहां शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 10% से कम है, वहां बीजेपी का विन रेट गिर जाता है, 56% हो जाता है, टीएमसी का बढ़ जाता है, 33% हो जाता है। दर्शाता है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बीजेपी को रूरल और सेमी रूरल इलाकों में जो शेड्यूल कास्ट का सपोर्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिला, और यह टीएमसी के लिए घातक साबित हो सकता है। अर्बन बेस तो जा ही रहा है, रूरल बेस भी हाथ से चले जाएगा अगर शेड्यूल कास्ट सारे बीजेपी के पास चले गए। और अर्बन कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी पहले से ही अच्छा करते आया है। इस बार तो उन्होंने होली अर्बन कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने 76.5% सीट्स जीत ली, टीएमसी सिर्फ 23.5% जीत पाई। और मोस्टली रूरल कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी ने 67% सीट्स जीती, टीएमसी ने 30%। ये रूरल बेस एक बार सिर्फ टीएमसी का हुआ कर पाता था, अर्बन बेस बीजेपी का था, लेकिन कहीं ना कहीं अर्बन बेस भी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स के खिलाफ था वो भी टीएमसी का साथ छोड़ रहा है। और इस पोस्टमार्टम में सबसे घातक चैप्टर जो टीएमसी के लिए रहा है वो है उसका वुमेन वोटर बेस। 15 सालों से उसे बेडरॉक माना जाता था कि ये वुमेन वोटर तो और कहीं नहीं जाएंगी, दीदी के साथ ही रहेंगी। लोखिर भंडार, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू वुमेन, 1500 रुपए जनरल कैटेगरी, 1700 रुपए एससी एसटी कैटेगरी के लिए प्रति माह ममता बनर्जी दे रही थी अपने वुमेन कंस्टिट्यूएंसी को। कन्याश्री, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर गर्ल्स एजुकेशन अगेंस्ट अर्ली मैरिज, ये सारी स्कीम्स कहा जाता था कि ममता बनर्जी का एक तरफ से कवच है, एक इमोशनल कनेक्ट है बंगाल की महिलाओं के साथ। इलेक्शन बा इलेक्शन ये दीदी के लिए ही वोट देती थी, लेकिन अब ये आर्मर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने क्रैक किया है, इसे तोड़ा है। बीजेपी के इनसाइडर्स ये बात कह रहे हैं कि एटलीस्ट 5% तो टिल्ट हुआ है जो वुमेन वोटर है इन फेवर ऑफ द बीजेपी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो स्टेट में एक्टिव वुमेन पार्टिसिपेशन है वोटिंग में 3.16 करोड़ वुमेन वोटर्स कंपेयर टू 3.28 मेन वोटर्स। यहां अगर वुमेन वोटर में 5% का स्विंग माना गया तो काफी सीस्मिक मान सकते हैं, अर्थक्वेक आ जाएगा बंगाल की इलेक्शन में, और जो हमने देखा इलेक्शन रिजल्ट में। अब ये जो विमेन वोटर हैं, इन्होंने ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा? इसमें सौंदेश खाली, आरजी कौर जैसे इंसिडेंट्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब एक डॉक्टर की इस तरीके से हत्या की जाती है, बलात्कार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की रूह कांप जाती है। जिस तरीके से मीडिया ने भी इसको प्रोजेक्ट किया, जो हमने दिल्ली में भी देखा, जिस तरीके से निर्भया जो एपिसोड हुआ, उसी की एक एको हमने देखी बंगाल में। एक अकाउंटेबिलिटी मांगी गई, और जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा था इन अनरूली एलिमेंट्स को टीएमसी द्वारा, इसको ऑपोजिशन ने काफी हद तक वेपनाइज किया, एक इमोशनल कनेक्ट बनाया, और जो विक्टिम है उनकी मां को, रत्ना देबनाथ को जो कैंडिडेट बनाया, जो कैंडिडेट जीत भी जाती हैं, उससे यह बात साफ हो गया था कि एक वुमेन कनेक्ट तो बनाया बीजेपी ने, और जो टीएमसी का एक सॉलिड वोट बेस था उसे तोड़ा। बिना किसी स्पीच के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के एक क्वाइट शिफ्ट तो जरूर हुआ है। एक फाइनेंशियल एंगल भी जरूर है इसमें। बीजेपी ने 3000 रुपए प्रति माह वुमेन को प्रॉमिस किया है अंडर दी अन्नपूर्णा स्कीम। यह ममता बनर्जी का जो स्कीम है उसका डबल है। फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन, 33% रिजर्वेशन इन वुमेन्स जॉब, डेडिकेटेड दुर्गा सुरक्षा पुलिस स्क्वाड। तो बीजेपी की जो वुमेन सेल है, इन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी, कंस्टिट्यूएंसी में जाकर लोगों से बात की थी। तो एक तरफ ममता बनर्जी इलेक्शन रैली में इलेक्शन कमीशन को अटैक कर रही हैं, और दूसरी तरफ वहीं बीजेपी एक कनेक्ट बना रही है विद द वुमेन पॉपुलेशन ऑफ बंगाल। और इसी पर हम आते हैं कि एक बहुत बड़ी जो भूल की ममता बनर्जी ने, वो ये है कि लोगों को इनकम, इंप्लॉयमेंट, इकोनॉमी के बारे में बात करना था, और ममता बनर्जी ने एंटी बीजेपी, एंटी इलेक्शन कमीशन जो कैंपेन लगाया, उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट शायद नहीं बैठ पाया। लोगों को जॉब्स चाहिए थी, इकोनॉमी के बारे में बात करनी थी, और ममता बनर्जी ने अटैक सिर्फ इलेक्शन कमीशन और एसआईआर को मुद्दा बनाया। देखिए, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो देना
देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल डेटा तो यही दिखा रही है कि इस इम्परफेक्ट सिस्टम पे भी वोटर डिलीशन से टीएमसी को उतना डैमेज नहीं हुआ जितना दूसरे कारणों से हुआ है। अगर वोटर डिलीशन मेन कारण होता तो जहां वोटर डिलीशन कम होता टीएमसी वहां ज्यादा जीतती, जहां वोटर डिलीशन ज्यादा होता वहां बीजेपी ज्यादा जीतती। लेकिन ऐसा कोई क्लियर पैटर्न चुनाव में सामने नहीं आया है। उल्टा टीएमसी कई जगहों पर भारी वोटर डिलीशन के बाद भी अपनी सीट जीत लेती है और कई जगहों पर कम वोटर डिलीशन माइनॉरिटी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें अपनी सीट हार जाती है। यह साफ दिखाती है कि क्राइसिस एसआईआर से ही नहीं टीएमसी के लिए और भी जगहों से आ रही है। हां, कुछ सीट्स में इसका इंपैक्ट हमें जरूर दिखने को मिला, खासकर कि वहां जहां विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोटर डिलीशन की संख्या थी। अब क्या यह एसआईआर फिर से वहां इलेक्शन करवाने का फरमान देगी? नहीं देगी, जस्ट किडिंग, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी को अपने फेलियर्स को भी देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कुछ हद तक तो ये जो विक्ट्री है ये बीजेपी को प्लेटर पे दिया है, प्लेट पर दिया है। जिस तरीके से करप्शन साल ब साल, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल, एक्सटोर्शन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो बन गया था, कट इकोनॉमिक्स जो चल रहा था, उससे लोग परेशान आ चुके थे। और उसके बाद आता है डायनेस्टी प्रॉब्लम। भाई एलिवेट आप कर दोगे अभिषेक बनर्जी को, सेकंड इन कमांड बना दोगे, तो जो दूसरे लोग हैं आपके साथ इतने सालों से काम करेंगे वो तो आपके खिलाफ हो ही जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, बंगाल अंडर टीएमसी इतने सारे जॉब्स प्रॉमिस किए गए, हुआ कुछ नहीं। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, कैंपेन स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं तो एक इमोशनल कनेक्ट इस बार बन नहीं पाया। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एसआईआर को इलेक्शन का मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया। बीजेपी ने एक ज्यादा कनेक्टेड कैंपेन वो कर पाया, ग्रास रूट कैंपेन कर पाया। उसके बाद आरजी कौर, एक्सटॉर्शन, वुमेन सेफ्टी, ये तो मुद्दा डेफिनेटली बना। और बीजेपी के पोल मशीनरी के बारे में कम ही बात किया जाए, सबको मालूम है, वो तो अपने आप में एक एपिसोड बन जाएगा। लेकिन आप सोचिए, अपनी एक्टिव ग्राउंड वर्कर्स को 1 लाख से 2021 में 1 लाख से 3 लाख तक बना दिया 2026 तक। माने 3 गुना आपने अपना ग्राउंड प्रेजेंस बढ़ा दिया 5 सालों के अंदर अंदर। एक वर्कर को आपने वेरीफाई किया और देखिए कितने डिटेल तरीके से आपने बूथ लेवल पॉलिटिक्स खेली। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज स्ट्रेटजी, माने एक बूथ को आपने आइडेंटिफाई किया। 45,000 बूथ्स को 100 सीटों पर आपने आइडेंटिफाई किया जहां 5% का आपका वोट डिफरेंस था। इसको क्लासिफाई किया गया। प्लैटिनम बूथ पर 50-50 वर्कर लगाए गए, गोल्ड बूथ पर 25, सिल्वर पर 10, ब्रॉन्ज पर 1। हाई राइज प्रमुख बनाए गए, माने जो अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं अर्बन एरियाज में, उनमें प्रमुख लगाए गए। एनजीओस के साथ बात किया गया, ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनके साथ काम किया गया। तो कहीं ना कहीं एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी अपनाई गई, कल्चरल रीकैलिब्रेशन किया गया। वही बीजेपी जो एंटी नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ पूरा प्रोग्राम चलाती है दूसरे स्टेट्स में, वो मछली मांस लेकर चल रही है, मछली खा रही है, एक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं, अमित शाह अपने आप को भूमि पुत्र कह रहे हैं। अपने आप का जो आउटसाइडर इमेज था, जो ममता बनर्जी ने काफी कोशिश की थी, उसको किस तरीके से काटा गया, डेसिमेट किया गया। अंत में यही बोलूंगा कि हमें मालूम है सिस्टम रिग्ड है, मीडिया बिका हुआ है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है। कॉलेज टाइम पर हम लोग जब डिबेट करते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो रिजल्ट्स होते थे वो रिग्ड होते थे। प्रोफेसर्स उसी कॉलेज से होते थे जहां हम डिबेट करने जाते थे। तब एक सीनियर ने एक बहुत अच्छा एडवाइस दिया था कि इसको जीतने का, तोड़ने का एक ही तरीका है, या तो बैठ के रो कि ये जजमेंट और जजेस ही करप्ट हैं, या फिर इतना बेहतरीन आप अपना स्पीच दीजिए कि जजेस को भी शर्म आ जाए। उसी तरीके से आज ऑपोजिशन को भी काम करना होगा। बहुत सालों से सुनते आया हूं कि मीडिया बिका हुआ है, ईवीएम खराब है, सिस्टम गड़बड़ है। आज आपको ऐसा एक मास मूवमेंट करना पड़ेगा जहां आपको एब्सोल्यूट सपोर्ट मिले लोगों का, एब्सोल्यूट यूनिटी हो ऑपोजिशन की, एब्सोल्यूट 24 आवर्स आप काम करोगे। अभी तो इंडिया ब्लॉक मजाक बनकर रह गया है। लगता है इंडिया ब्लॉक आजकल समय रैना की तरह कोशिश कर रही है कि जब तक फाइट फेयर नहीं होगा तब तक हम फाइट नहीं करेंगे। हमारे देश में कभी कोई फाइट फेयर नहीं रहा है। जब हम अंग्रेजों से भी लड़े थे तब फेयर नहीं रहा था, जब जनसंघ ने कोशिश की थी तब भी फेयर नहीं था, जब बीजेपी ने भी कोशिश की थी, जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे। ऑपोजिशन में रहने का मतलब है कि भैया फाइट फेयर नहीं होगा, तब भी आपको काम करना होगा। हमें वो एक अग्रसर ऑपोजिशन देखना होगा।
एक और बात, सरकार में जो भी आए, मुश्किल के घड़ी में परिवार और एक अच्छा इंश्योरेंस ही आपके काम आएगा। इसीलिए सही इंश्योरेंस से आप कैशलेस कवर भी पा सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्स में लाखों रुपए भी बचा सकते हैं, और टर्म इंश्योरेंस आपके ना होने पर आपके परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर भी रख सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लान्स को खुद स्टडी करो, समझो, अपने फैमिली को, अपने आप को सिक्योर करो। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।